नमस्कार, टीवी 45 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका। तो झारखंड एक ऐसा राज्य है जो अपने समृद्ध खनिज संसाधनों और विविध सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है और ये अब लोकसभा चुनाव के 7 चरणों के लिए तैयारी कर रहा है। भारत के पूर्वी क्षेत्र के प्रमुख राज्यों में से एक झारखंड राजनीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चुनाव के करीब आने के साथ उत्साह और प्रत्याशा चरम पर है क्योंकि मतदाता अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि झारखंड में यूं तो 14 लोकसभा सीट है, लेकिन रांची, दुमका, सिंहभूम, खूंटी, गोड्डा, गिरिडीह और पलामू हॉट सीट मानी जा रही है और इन 7 सीटों पर पूरे प्रदेश भर की निगाहें हैं और आज हम इन 7 हॉट सीटों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रांची लोकसभा सीट की। तो रांची में 25 मई को मतदान होंगे और सियासत में जब तक अंतिम बाजी आपके हाथ नहीं आ जाती, अनिश्चितताओं का बादल मंडराता रहता है। 2014 के सियासी मुकाबले में जब रामटहल चौधरी भाजपा उम्मीदवार के रूप में अखाड़े में मौजूद थे, तब भी सुबोधकांत सहाय को हार का सामना करना पड़ा था। वहीं 2019 में भी भाजपा के संजय सेठ के आगे सुबोधकांत सहाय टिक नहीं सके। ऐसे में क्या सुबोधकांत सहाय की बेटी यशस्विनी सहाय बीजेपी के मंझे हुए नेता संजय सेठ को टक्कर दे पाएगी या नहीं, ये बड़ा सवाल है। झारखंड के रांची लोकसभा सीट पर इस बार चुनावी मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। एक तरफ मौजूदा सांसद और बीजेपी के पुराने और अनुभवी नेता संजय सेठ चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने नए चेहरे पर भरोसा जताया। यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी यशस्विनी सहाय को प्रत्याशी बनाया गया है। यशस्विनी सहाय झारखंड के जाने माने राजनीतिक परिवार से आती हैं। यशस्विनी सहाय पूर्व सांसद और यूपीए सरकार में मंत्री रहे सुबोधकांत सहाय और रेखा सहाय की बेटी हैं। सुबोधकांत सहाय आखिरी बार 2009 में रांची के सांसद के रूप में निर्वाचित हुए थे। इसके बाद से उन्हें रांची से जीत तो नहीं मिल सकी। अब उन्होंने अपनी बेटी को मैदान में कांग्रेस की टिकट पर उतारा है। वहीं यशस्विनी सहाय की मां रेखा सहाय अभिनेत्री भी रह चुकी हैं और यशस्विनी ने लॉ की डिग्री हासिल की। फिलहाल मुंबई सेशन कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही हैं और कांग्रेस प्रत्याशी वर्तमान सांसद संजय सेठ को सीधे तौर पर टक्कर भी देने वाली हैं। यशस्विनी ने लॉ की डिग्री तो हासिल की है और फिलहाल मुंबई सेशन कोर्ट में प्रैक्टिस भी कर रही हैं। यशस्विनी सहाय वर्तमान सांसद संजय सेठ को सीधे तौर पर टक्कर भी देने वाली हैं। रांची से बीजेपी ने मौजूदा सांसद संजय सेठ को टिकट दिया। यहाँ यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि साल 2019 के मुकाबले में बीजेपी के संजय सेठ ने यह सीट करीबन 3 लाख मतों से अपने नाम किया था, जबकि 2014 के सियासी मुकाबले में जब रामटहल चौधरी बीजेपी उम्मीदवार के रूप में अखाड़े में मौजूद थे, तब भी सुबोधकांत सहाय को करीबन 2 लाख मतों से हार का सामना करना पड़ा था। साफ यह है कि यदि कांग्रेस को इस टिकट पर कांटे का मुकाबला बनाना है तो उसे कम से कम 2 लाख अतिरिक्त मतों का जुगाड़ तो करना ही होगा। इस हालत में सवाल यह खड़ा होता है कि जिस चुनौतियों के पहाड़ के आगे खुद सुबोधकांत सहाय दम तोड़ गए, लगातार हार का सामना भी करना पड़ा, तो क्या चुनौती के उस पहाड़ पर सियासी संग्राम से अनजान उनकी बेटी यशस्विनी कोई चमत्कार करने वाली है? क्या यशस्विनी सहाय अपने चेहरे के बूते कम से कम 2 लाख वोटों का अतिरिक्त जुगाड़ करने का सियासी मादा रखती हैं? और यदि यह जुगाड़ होता भी है तो कांग्रेस के निशाने पर वह कौन सा सामाजिक समूह होगा जिसे यशस्विनी के चेहरे ने अपनी सियासी भागीदारी का विश्वास होगा? इस चुनाव में इसकी भी अग्नि परीक्षा होनी है। हालांकि यशस्विनी सहाय एक युवा चेहरा है, बाल श्रम, यौन शोषण की रोकथाम पर काम करने का अनुभव है। ट्रांसनेशनल क्राइम एंड जस्टिस, यूनाइटेड नेशंस क्राइम एंड जस्टिस रिसर्च इंस्टीट्यूट टूरिन, इटली से कानून का मास्टर डिग्री भी हासिल है। कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन के साथ भी काम करने का उन्हें अनुभव है। तो क्या रांची का युवा मतदाता यशस्विनी सहाय के बदलाव का सपना देखेगा या फिर उसे अभी भी पीएम मोदी का चेहरा ज्यादा विश्वसनीय नजर आता है? ये देखने वाली बात होगी। लेकिन यदि युवा कार्ड चल जाता है और अपने चेहरे पर और नारे से यशस्विनी सहाय युवा मतदाताओं में बदलाव का संदेश देने में सफल रहती है, तो मुकाबला कांटे का हो सकता है, नहीं तो आंकड़े कमल खिलाने का इशारा करते प्रतीत हो रहे हैं। अब बात करेंगे सिंहभूम लोकसभा सीट की। तो 13 मई को यहां पर मतदान हो चुके हैं और सभी प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है।
सिंहभूम का इलाका अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का से भी पुराना माना जाता है और दुनिया के कई जाने माने वैज्ञानिकों का दावा है कि सिंहभूम की धरती दुनिया में सबसे पहले समुद्र से बाहर निकली थी और अब सिंहभूम की इस धरती पर लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी की गीता कोड़ा और इंडिया अलायंस की ओर से शोभा मांझी चुनावी मैदान में है। हालांकि 35 वर्ष का रिकॉर्ड रहा है कि एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में उस उम्मीदवार की जीत नहीं होती है। बीजेपी उम्मीदवार गीता कोड़ा और जेएमएम की शोभा मांझी आमने सामने हैं। गीता कोड़ा हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई थी। बीजेपी में आते ही उन्हें टिकट मिल गया, तो वहीं कांग्रेस ने सांसद गीता कोड़ा के बीजेपी में जाने के बाद सिंहभूम सीट इंडिया अलायंस में शामिल सहयोगी दल जेएमएम के लिए छोड़ दी। जेएमएम ने पूर्व मंत्री और मनोहरपुर के विधायक शोभा मांझी को सिंहभूम से उम्मीदवार बनाया है। सिंहभूम लोकसभा सीट की एक विधानसभा सीट सरायकेला भी है और सरायकेला विधानसभा क्षेत्र सीएम चंपाई सोरेन का गृह क्षेत्र है। ऐसे में सिंहभूम लोकसभा सीट से जेएमएम उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित कराने के लिए चंपाई सोरेन के प्रतिष्ठा का सवाल भी बना हुआ है। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा अपनी पत्नी गीता कोड़ा को फिर से संसद में भेजने के लिए पसीना भी बहा रहे हैं। आदिवासी बहुल सिंहभूम सीट से 6 विधानसभा सीटें आती हैं। ये हैं चाईबासा, सरायकेला, जगन्नाथपुर, मनोहरपुर, मझगांव और चक्रधरपुर। इनमें से 5 विधानसभा सीट पर जेएमएम और 1 पर कांग्रेस का कब्जा है। सरायकेला से खुद सीएम चंपाई सोरेन विधायक हैं, तो वहीं जेएमएम उम्मीदवार शोभा मांझी मनोहरपुर से 5वीं बार के विधायक हैं, जबकि जगन्नाथपुर सीट से कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। चाईबासा से मंत्री दीपक बिरुआ ने 2019 में लगातार तीसरी बार जीत हासिल की थी। मझगांव और चक्रधरपुर सीट भी जेएमएम के कब्जे में है। इस तरह से बीजेपी को इस इलाके में कड़ी चुनौती मिलने की संभावना है। सिंहभूम लोकसभा आदिवासी बहुल इलाका है, लेकिन इलाके में सबसे अधिक हो जनजाति मतदाताओं की संख्या है। एक अनुमान के अनुसार इस क्षेत्र में 62% हो जनजाति की संख्या है, तो गीता कोड़ा हो जनजाति से ही आती है, तो वहीं शोभा मांझी संथाली जनजाति से आने वाली है। 2019 में बीजेपी के पक्ष में लहर रहने के बावजूद कांग्रेस की गीता कोड़ा ने 69% हासिल कर रिकॉर्ड मतों के अंतर से चुनाव में विजयी रही थी। तो गीता कोड़ा ने तब बीजेपी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ को करारी मात दी थी। बीजेपी प्रत्याशी गीता कोड़ा झारखंड की पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी है। पति के जेल के जाने के बाद वो राजनीति में सक्रिय हुई थी। 2009 में गीता कोड़ा ने जय भारत समानता पार्टी के बैनर तले विधानसभा का चुनाव लड़ा और 25,000 वोटों से चुनाव जीतकर झारखंड की सबसे कम उम्र के विधायक भी बनी थी। साल 2014 की बात करें तो उन्हें पहली बार लोकसभा चुनाव में सफलता नहीं मिली। साल 2018 में गीता कोड़ा कांग्रेस में शामिल हुई, जिसके बाद 2019 में कांग्रेस टिकट पर लोकसभा चुनाव में सफलता हासिल की। इस बार भी गीता कोड़ा के चुनाव प्रचार की कमान पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने संभाल रखी है। तो वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में मधु कोड़ा निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में सिंहभूम सीट से चुनाव में जीत भी हासिल कर चुके हैं। वहीं बात करें शोभा मांझी की, तो जेएमएम प्रत्याशी और विधायक शोभा मांझी के पति देवेंद्र मांझी कोलान क्षेत्र के दिग्गज आदिवासी नेता थे। 14 अक्टूबर 1994 के दिन उनकी हत्या कर दी गई थी और पति के मर्डर के बाद शोभा मांझी एक्टिव पॉलिटिक्स में आई और सबसे पहले 1995 में विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की। इसके बाद वो मनोहरपुर क्षेत्र से 2000, 2005, 2014 और 2019 में भी जीतती रही। शोभा मांझी 1998 में बिहार में राबड़ी सरकार में पहली बार मंत्री भी बनी, तो झारखंड बनने पर बाबूलाल मरांडी की सरकार में भी मंत्री बनी। 2009 में वो जेएमएम में शामिल हुई और हेमंत सोरेन सरकार में भी मंत्री रही। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिंहभूम लोकसभा सीट पर 13 मई को मतदान हो चुके हैं और सभी का भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सिंहभूम लोकसभा सीट पर बाजी कौन मारता है। तो खूंटी लोकसभा क्षेत्र में इस बार भी मुकाबला बीजेपी के अर्जुन मुंडा और कांग्रेस के कालीचरण मुंडा के बीच है और खूंटी में भी 13 मई को मतदान हो चुका है और पिछले चुनाव में महज 1400 वोट से ही केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जीत की दहलीज को पार किए थे। और खूंटी संसदीय क्षेत्र के अधीन 6 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं। खूंटी और तोरपा विधानसभा सीट बीजेपी के पास है, जबकि तमाड़ और खरसावा सीट पर जेएमएम का कब्जा है। पिछली बार कम अंतर से जीत की चर्चा भी इस बार के चुनाव में हर तरफ हो रही है। बीजेपी इस अंतर को बढ़ाने की जुगत में है, जबकि कांग्रेस पिछली बार के मामूली अंतर को पाट कर बड़ी जीत की कोशिश में लगी है।
झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में खूंटी सीट खास है। अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित खूंटी सीट पर एक बार फिर दो मुंडाओं के बीच दिलचस्प मुकाबला तय है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के यहां से चुनाव लड़ने की वजह से देश भर की नजर इस सीट पर है। 2019 के पहले तक यहां से भाजपा के वयोवृद्ध नेता और लोकसभा के पूर्व उपसभापति करिया मुंडा चुनाव जीतते रहे थे। वहीं 2019 में अर्जुन मुंडा यहां से जीते। उन्होंने कांग्रेस के कालीचरण मुंडा को हराया था, लेकिन जीत का अंतर काफी कम था। खूंटी संसदीय सीट पर हुए 15 चुनावों में भाजपा के करिया मुंडा यहां से 8 बार चुनाव जीत चुके हैं, जबकि कांग्रेस को 3 बार सफलता मिली है। शुरुआती दौर में यहां से जयपाल सिंह मुंडा ने भी लगातार 3 बार जीत हासिल की थी। वह 1952, 1957 और फिर 1962 में जीते थे, लेकिन करिया मुंडा ने इस लोकसभा सीट को भाजपा के अभेद्य किले के रूप में बदल दी। खूंटी में कांग्रेस भाजपा की हार जीत का समीकरण खूंटी लोकसभा सीट के इतिहास को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि यह बीजेपी का एक अभेद्य किला है। हालांकि 2019 में अर्जुन मुंडा और कांग्रेस के कालीचरण मुंडा के बीच जिस तरह की टक्कर थी, वह निश्चित तौर पर भाजपा के लिए सबक है। खूंटी में कांग्रेस को पहली बार सफलता 1967 में मिली थी, जब झारखंड पार्टी के शीर्ष नेता मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा कांग्रेस में शामिल होकर पार्टी के प्रत्याशी बने थे। कांग्रेस प्रत्याशी जयपाल सिंह मुंडा को मिली जीत में उनकी व्यक्तिगत छवि प्रभावी रही थी। हालांकि पूर्व चुनाव की अपेक्षा उनकी जीत का अंतर काफी कम हो गया था। इसके बाद 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या से उपजी सहानुभूति लहर में सवार होकर कांग्रेस प्रत्याशी साइमन तिग्गा यहां से लोकसभा पहुंचे। कांग्रेस को तीसरी सफलता 2004 के लोकसभा चुनाव में मिली, जब कांग्रेस की सुशीला केरकेट्टा ने यहां भाजपा के करिया मुंडा को हराया। करिया मुंडा पहली बार 1977 में BLD के टिकट पर जीत हासिल की थी। भाजपा प्रत्याशी के तौर पर करिया मुंडा ने 1989, 1991, 1996, 1998 और 1999 में लगातार जीत हासिल की। 2004 में कांग्रेस की सुशीला केरकेट्टा ने करिया मुंडा के विजय रथ को रोक दिया था। तो खूंटी सीट पर जिस तरह बीजेपी लगातार चुनावी जीत हासिल करती आई है, उसे कहा जा सकता है कि ये सीट बीजेपी के लिए सबसे सुरक्षित सीटों में से एक है। लेकिन 2019 में जीत का अंतर सिर्फ 1445 मत का रह गया था, जिससे इस बार निश्चित रूप से चुनावी मुकाबला मुश्किल माना जा रहा है। अब अगर हम दुमका की बात करें तो दुमका में 1 जून को मतदान होने हैं और झारखंड राज्य के संथाल परगना प्रमंडल में दुमका में भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन दोनों ने अपने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। जहां भाजपा ने निवर्तमान सांसद सुनील सोरेन का टिकट काटकर गुरुजी की पुत्रवधू और स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पत्नी सीता सोरेन को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो दूसरी ओर एक लंबे अरसे के बाद इस सीट से शिबू सोरेन की जगह झामुमो के वरिष्ठ और कदावर नेता नलिन सोरेन प्रत्याशी है। इन दोनों प्रत्याशियों के कारण देश भर में दुमका सीट काफी हॉट हो गया है और दोनों गठबंधन दुमका को जीतने के लिए हर संभव प्रयास दोनों प्रत्याशी कर रहे हैं और अपने अपने दावे भी पेश कर रहे हैं। जैसे ही बीजेपी और जेएमएम दोनों ने दुमका लोकसभा सीट पर अपने प्रत्याशी उतारे, लोगों को यह महसूस हो गया कि मुकाबला कांटे का है। बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन और जेएमएम के प्रत्याशी नलिन सोरेन दोनों के यह दावे हैं कि उनकी जीत ही पक्की है। तो एक तरफ सीता सोरेन का खुद पर और मोदी लहर के साथ मोदी की गारंटी पर पूरा विश्वास भी है। वे जहां भी जा रही हैं यह कहती हुई नजर आती हैं कि उनके पति स्वर्गीय दुर्गा सोरेन, जिन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा को खड़ा किया, अलग झारखंड की लड़ाई लड़ी और राज्य को अलग कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, उस पार्टी और परिवार में ना तो उनके और ना ही उनकी दोनों बेटियों के साथ न्याय किया गया। इधर जेएमएम प्रत्याशी नलिन सोरेन का मजबूत पक्ष यह है कि वे लगातार 7 टर्म से सिकारीपाड़ा विधानसभा से चुनाव जीत रहे हैं। नलिन एक मिलनसार और भाषी व्यवहार की वजह से क्षेत्र में वे काफी लोकप्रिय हैं। सिर्फ जेएमएम में ही नहीं बल्कि दूसरे राजनीतिक दल के भी लोगों में उनकी काफी सम्मान करते हैं। कहा जाता है उनके यहाँ जो भी किसी काम को लेकर चला जाए, चाहे वो व्यक्ति दूसरे दल से भी क्यों ना हो, ताल्लुकात रखता हो, नलिन उनका काम जरूर ही करा देते हैं। जहाँ तक दुमका लोकसभा सीट पर
और जीत हासिल करने की बात है तो नलिन सोरेन को अपने 4 दशक के राजनीतिक कैरियर पर काफी भरोसा है। वे बिना हारे 7 बार से विधायक बने रहे हैं तो लोगों में अच्छी पकड़ भी मानी जाती है। इसके साथ ही जेएमएम ने उन पर जो विश्वास जताया है, गुरुजी और हेमंत सोरेन ने टिकट पर मुहर लगाई तो नलिन सोरेन को यह उम्मीद है कि जेएमएम का जो बड़ा वोट बैंक है वे सभी इस बार साथ निभाएंगे और चुनावी वैतरणी पार लगाने का काम भी करेंगे। तो सीता सोरेन के संबंध में नलिन सोरेन का कहना है कि वह अपने घर में बीमार ससुर शिबू सोरेन और अस्वस्थ सास रूपे सोरेन को छोड़कर दूसरे घर में गई हैं तो जनता उसे कभी माफ नहीं करेगी। तो हाल के वर्षों में यानी कि 2009 में जेएमएम के शिबू सोरेन के खिलाफ बीजेपी ने सुनील सोरेन का अपना उम्मीदवार भी बनाया। तब से इस क्षेत्र में बाहरी भीतरी का मुद्दा गरमाने लगा और अंत में 2019 में दुमका से बीजेपी के सुनील सोरेन ने अपने ही गुरु को पटखनी दे दी। तो इस बार भाजपा के निवर्तमान सांसद सुनील सोरेन का टिकट काटकर सीता सोरेन और झामुमो ने उनके खिलाफ 7 बार के विधायक और स्थानीय प्रत्याशी नलिन सोरेन को मैदान में उतारकर राजनीतिक पंडितों के गुना भाग को खंड खंड कर दिया है। ऐसे में अगर दोनों पक्ष अपनी पूरी ताकत से चुनाव लड़ते हैं तो मुकाबला जोरदार होने की उम्मीद है और अभी से ये अंदाजा लगाना मुश्किल होगा कि ऊंट किस ओर कटवटलेगा। तो झारखंड में गोड्डा लोकसभा सीट भी इस बार हॉट सीट की गिनती में है और 1 जून को यहां मतदान होने हैं। वर्ष 2009, 2014 और 2019 में जीत हासिल करने वाले बीजेपी के प्रत्याशी निशिकांत दुबे इस बार फिर चुनावी मैदान में हैं और पहले चुनाव में निशिकांत दुबे करीब 6000 के मतों के अंतर से चुनाव में विजयी रहे। वहीं दूसरे चुनाव जीत का अंतर और तीसरे लोकसभा चुनाव में निशिकांत दुबे रिकॉर्ड मतों के अंतर से चुनाव में सफल रहे। लेकिन इस बार इंडिया अलायंस की ओर से निशिकांत दुबे की जबरदस्त घेराबंदी की गई है। इंडिया अलायंस की ओर से पहले कांग्रेस की ओर से महगमा विधायक दीपिका पांडे को टिकट दिया गया था, लेकिन बाद में दीपिका पांडे सिंह की जगह पौड़ियाहाट विधायक प्रदीप यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। प्रदीप यादव एक बार गोड्डा संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। वो वर्ष 2019 के चुनाव में भी निशिकांत दुबे के सामने थे, लेकिन ठीक चुनाव के वक्त एक केस में नाम आ जाने के कारण प्रदीप यादव के सामने मुश्किलें खड़ी हो गई थी और जिसका फायदा निशिकांत दुबे को मिला और वे बड़े अंतर से विजयी रहे। गोड्डा सीट को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। यह लोकसभा सीट गोड्डा, देवघर और दुमका जिले में फैली है। यह क्षेत्र कोयला खदानों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ कोयला खदान ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के तहत एशिया की सबसे बड़ी ओपन पिट राजमहल कोलफील्ड्स है। यहाँ से बीजेपी के निशिकांत दुबे लगातार दूसरी बार सांसद बने हैं। उन्होंने कांग्रेस के फुरकान अंसारी को हराया था। गोड्डा लोकसभा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर होती है। साल 1962 और 1967 के चुनाव में इस सीट से कांग्रेस के प्रभुदयाल ने चुनाव जीता। साल 1971 और 1977 में जगदीश मंडल ने जीत दर्ज की। साल 1971 में जगदीश कांग्रेस और 1977 में भारतीय लोकदल के टिकट पर लड़े थे। फिर 1980 और 1984 में इस सीट से मौलाना समीनुद्दीन जीते। साल 1989 में इस सीट पर बीजेपी के जनार्दन यादव जीते। 1991 में झामुमो के सूरज मंडल ने जीत दर्ज की। इसके बाद बीजेपी ने फिर वापसी की। 1996 और 1998 और 1999 का चुनाव बीजेपी के टिकट पर जगदम्बी प्रसाद यादव ने जीता। 2000 का चुनाव बीजेपी के ही टिकट पर प्रदीप यादव ने जीता। 2004 में कांग्रेस ने वापसी की और उसके टिकट पर फुरकान अंसारी ने जीत दर्ज की। 2009 और 2014 में बीजेपी के निशिकांत दुबे जीते थे। 2019 लोकसभा चुनाव में गोड्डा सीट से बीजेपी के निशिकांत दुबे ने अपनी जीत दोहराई। उन्हें 6,37,610 वोट मिले थे। जेवीएम के प्रदीप यादव को 4,53,383 वोट मिले थे और बसपा के जफर उबैद को मात्र 17,583 वोट मिल पाए। गोड्डा संसदीय सीट पर जोरदार वोटिंग हुई और यहां पर 68.96% मतदान दर्ज किया गया था। इस लोकसभा चुनाव में गोड्डा सीट से बीजेपी के निशिकांत दुबे ने जीत दर्ज की। उनको 3,80,000 वोट मिले थे। कांग्रेस के फुरकान अंसारी को 3,19,000 वोट मिले थे।
जबकि तीसरे नंबर पर रहे जेवीएम के प्रदीप यादव को 1,93,000 वोटों से संतोष करना पड़ा था। इस सीट पर करीब 65% मतदान हुआ था। तो गोड्डा लोकसभा सीट पर सीधी टक्कर बीजेपी प्रत्याशी निशिकांत दुबे और इंडिया अलायंस के उम्मीदवार प्रदीप यादव के बीच होने जा रहा है और देखना बहुत ही बड़ा दिलचस्प होगा कि बीजेपी का गढ़ माने जाने वाला गोड्डा लोकसभा सीट बीजेपी के ही खाते में रहती है या कांग्रेस बाजी मार जाती है। तो झारखंड की गिरिडीह लोकसभा सीट पर इस बार कुर्मी जाति के 3 कदावर नेताओं के बीच दिलचस्प मुकाबला है। मौजूदा सांसद आजसू पार्टी के चंद्र प्रकाश चौधरी को इंडिया गठबंधन के मथुरा महतो और JPKSS नामक संगठन के प्रमुख जयराम महतो से कड़ी चुनौती मिलने वाली है और इस लोकसभा सीट पर कुर्मी जाति के वोटर्स की तादाद लगभग 19% है और जीत हार तय करने में इनकी भूमिका सबसे निर्णायक मानी जा रही है। इस बार 3 बड़े कुर्मी नेताओं के मैदान में उतरने से किसी एक को अपनी जाति के लिए एक मुश्त वोट मिल पाना। झारखंड राज्य के गठन होने के बाद से गिरिडीह लोकसभा सीट पर बीजेपी और झामुमो के बीच टक्कर होती रही है, लेकिन इस बार का गिरिडीह का चुनावी समीकरण बदल गया है। इस बार बीजेपी समर्पित आजसू प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी और इंडिया गठबंधन के JMM प्रत्याशी मथुरा महतो के साथ JLKM से जयराम महतो भी चुनावी मैदान में है। इस वजह से त्रिकोणीय और रोचक मुकाबला होने की पूरी संभावना है। जयराम महतो स्थानीय नियोजन नीति और भाषा समेत अन्य कई मुद्दों को लेकर लगातार आंदोलन करते आ रहे हैं और देखते ही देखते उन्होंने अपने संगठन को काफी मजबूत कर लिया है और ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी पेठ जमा ली है और झारखंड के युवा उन्हें टाइगर कहकर भी पुकारते हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के झारखंड मुक्ति मोर्चा से मथुरा प्रसाद महतो प्रत्याशी हैं। वर्तमान में मथुरा प्रसाद महतो टुंडी से विधायक हैं। वह इससे पहले साल 2005 और 2009 में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा से विधायक रह चुके हैं और कुर्मी समाज में उनकी अच्छी पकड़ है। एनडीए गठबंधन से आजसू पार्टी के चंद्र प्रकाश चौधरी फिर से मैदान में हैं और उन्हें बीजेपी का भी समर्थन प्राप्त है। चंद्र प्रकाश चौधरी झारखंड सरकार में कई बार विधायक और मंत्री भी रह चुके हैं। गिरिडीह संसदीय सीट की बात करें तो पिछले 3 लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन के तहत बीजेपी और आजसू का पलड़ा भारी रहा है। 2009 और 14 में बीजेपी के रविंद्र कुमार पांडे ने जीत हासिल की तो 2019 में आजसू के चंद्र प्रकाश चौधरी विजयी हुए। तो ऐसे में कुर्मी बहुल इलाके वाले गिरिडीह संसदीय सीट पर इस बार भी मुकाबला दिलचस्प होने की उम्मीद है और राजनीतिक दृष्टिकोण से गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र हमेशा से झारखंड की राजनीति में सुर्खियों का केंद्र बना रहा है। तो झारखंड की पलामू लोकसभा सीट का इतिहास काफी पुराना है। पलामू लोकसभा सीट का गठन 2 जिलों पलामू और गढ़वा हिस्से को लेकर किया गया है और पलामू जिले को डाल्टनगंज नाम से भी जाना जाता है। जंगल और पहाड़ों से घिरे इस खूबसूरत लोकसभा क्षेत्र से फिलहाल भाजपा के सांसद विष्णुदयाल राम हैं और शुरुआत में ही इस सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की, लेकिन 1984 के बाद से कांग्रेस ये सीट नहीं जीत पाई। वहीं 2 बार के सांसद बीजेपी के BD राम को मात देने के लिए इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी ममता भुइया मैदान में है। पलामू सीट पर 1952 में अब तक हुए चुनावों में यहाँ सबसे ज्यादा 6 बार कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीते हैं। भाजपा ने 5 बार इस सीट पर कब्जा किया है। पलामू लोकसभा सीट का गठन भारत की आजादी के बाद हुआ। पहले इस लोकसभा सीट का नाम पलामू हजारीबाग रांची था। 1952 में हुए पहले लोकसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गजेंद्र प्रसाद सिन्हा ने यहां से जीत हासिल की। हालांकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जेठन सिंह खरवार भी मैदान में थे। झारखंड पार्टी के उम्मीदवार एलिस कुजूर तीसरे स्थान पर रही। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गजेंद्र प्रसाद सिंह को 18.4% वोट मिले, जबकि झारखंड पार्टी को 15.9% वोट मिले। 1952 के बाद 1957 में फिर से चुनाव हुए। इस लोकसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गजेंद्र प्रसाद सिंह फिर से यहां से विजयी हुए। इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कुल 40.8% वोट मिले। छोटा नागपुर संथाल परगना जनता पार्टी के उम्मीदवार
राम अवतार शर्मा को 24.8% वोट मिले, जबकि झारखंड पार्टी को 15.1% वोट मिले। 1977 के लोकसभा चुनाव में पलामू में बदलाव हुआ और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगातार 2 बार विजयी रही कमला कुमारी को इस बार हार का सामना करना पड़ा। पलामू सीट पर भारतीय लोक दल के उम्मीदवार रामधनी राम ने जीत हासिल की। उन्हें कुल 76.01% वोट मिले, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कमला कुमारी को सिर्फ 14.7% वोट मिले। 1980 के चुनाव में कांग्रेस ने एक बार फिर अपनी खोई हुई सीट पर कब्जा कर लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कमला कुमारी को 47% वोट मिले, जबकि रामधनी राम को 30.5% वोट मिले। उन्होंने पार्टी बदल ली थी और जनता पार्टी से चुनाव लड़ा था। 1984 के चुनाव में कांग्रेस दोबारा जीत कर आई। कांग्रेस की कमला कुमारी को 71.2% वोट मिले, जबकि जनता पार्टी के राम सुंदर दास यहाँ से चुनावी मैदान में थे और उन्हें 19.5% वोट मिले। 1977 के लोकसभा चुनाव में पलामू में बदलाव हुआ और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की लगातार 2 बार विजयी रही कमला कुमारी को इस बार हार का सामना करना पड़ा। पलामू सीट पर भारतीय लोक दल के उम्मीदवार रामधनी राम ने जीत हासिल की। उन्हें कुल 76.01% वोट मिले, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कमला कुमारी को सिर्फ 14.7% वोट मिले। 1980 के चुनाव में कांग्रेस ने एक बार फिर अपनी खोई हुई सीट पर कब्जा कर लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कमला कुमारी को 47% वोट मिले, जबकि रामधनी राम को 30.5% वोट मिले। उन्होंने पार्टी बदल ली थी और जनता पार्टी से चुनाव लड़ा था। 1984 के चुनाव में कांग्रेस दोबारा जीत कर आई। कांग्रेस की कमला कुमारी को 71.2% वोट मिले, जबकि जनता पार्टी के राम सुंदर दास यहाँ से चुनाव मैदान में थे और उन्हें 19.5% वोट मिले। झारखंड विभाजन से पहले भाजपा पलामू सीट पर लगातार 4 लोकसभा सीटों में विजयी रही थी। 1991, 1996, 1998 और 1999 में हुए लोकसभा चुनाव में पलामू सीट भाजपा के पास रही। बिहार झारखंड के बंटवारे के बाद 2004 में हुए पहले लोकसभा चुनाव में पलामू सीट राजद के खाते में चली गई। 2004 के लोकसभा चुनाव में राजद के मनोज कुमार भुइया ने 32.2% वोट पाकर पलामू सीट से जीत हासिल की थी। भाजपा के 4 बार के विजयी उम्मीदवार ब्रिजमोहन राम को 23.6% वोट मिले। जनता दल यूनाइटेड के राधा कृष्ण किशोर को 16.6% वोट मिले। 2009 के लोकसभा चुनाव में राजद पलामू से हार गई। यहाँ राजद ने अपना उम्मीदवार बदल दिया था। राजद ने घुरन राम को अपना उम्मीदवार बनाया था। इस चुनाव में पलामू लोकसभा सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा के कामेश्वर बैठा ने जीत हासिल की, जिन्हें कुल 25.8% वोट मिले, जबकि राजद को 22.02%, झारखंड विकास मोर्चा को 13.99% और जनता दल यूनाइटेड को 10% वोट मिले। वहीं भारतीय राजनीति में 2014-2019 मोदी लहर का चुनाव माना जाता है। इसका असर पलामू में भी देखा गया। पलामू से भाजपा के विष्णु दयाल राम, जो भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी भी थे, उन्होंने पलामू सीट से जीत हासिल की। उन्हें कुल 48.8% वोट मिले। राष्ट्रीय जनता दल के मनोज कुमार को 21.8% और झारखंड विकास मोर्चा की घुरन राम को 16% वोट मिले। 2019 के चुनाव में भी पलामू सीट भाजपा के खाते में गई थी। 2014 चुनाव के विजयी उम्मीदवार विष्णु दयाल राम को भाजपा ने फिर अपना उम्मीदवार बनाया और भाजपा को कुल 62.5 वोट प्राप्त हुआ। दूसरे स्थान पर राजद के घुरन राम रहे, जिन्हें 23% वोट मिले। तो भले ही यहाँ से भाजपा लगातार 2 बार से चुनाव जीत रही हो, लेकिन इस सीट पर राजद की भी अच्छी पकड़ मानी जा रही है और ऐसे में 2024 चुनाव में कांटे की टक्कर हो सकती है। तो
तो ये 7 सीटें झारखंड के 14 लोकसभा सीटों में हॉट सीट मानी जा रही है, जहां कुछ सीटों पे मतदान हो चुके हैं और वहां के प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। वहीं अभी भी कुछ सीटों पर मतदान होना बाकी है और अब देखने वाली बात होगी कि इन 7 हॉट सीटों में कौन किस पर भारी पड़ता है और बाजी मार जाता है। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।